हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सचिन कुमार मिश्रा और आज हम क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो चार्ज पर हम डिस्कस करेंगे। चार्ज के बिहेवियर के बारे में जानेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जो चार्ज के बिहेवियर के साथ डील करती है, चार्ज की प्रॉपर्टी पर डील कर रही होती है। और इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकेंड मैग्नेटिज्म एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोवेव। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम ये स्टडी करेंगे चार्ज एट रेस्ट, चार्ज का वो बिहेवियर जब चार्ज रेस्ट पर होगा, यानी कि चार्ज एट रेस्ट। मैग्नेटिज्म के अंदर हम चार्ज का वो बिहेवियर हम डील करेंगे, उस बिहेवियर को हम जानेंगे जब चार्ज मूविंग पर होगा, यानी कि चार्ज एट मूविंग पोजीशन, चार्ज एट मूविंग। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम देखेंगे जब चार्ज एक्सेलरेट होगा, रिटार्डेशन उसके अंदर होगा, तो उस बिहेवियर को हम जज करेंगे कि वो किस तरीके से काम करेगा। चार्ज मूविंग विद एक्सेलरेशन। यानी कि आपने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ओवरऑल जिस कंसेप्ट पर हम सबसे ज़्यादा समझने वाले हैं, जिस कंसेप्ट को सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं, वो चार्ज है। यानी इस पूरे कंसेप्ट का जो मेन हीरो है वो चार्ज है। तो अब बात करते हैं चार्ज क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे पूरी दुनिया दो शक्तियों से मिलकर बनी हुई है। पहला विजिबल, दूसरा इनविजिबल। विजिबल का मतलब जो चीज़ हमको दिखाई दे रही है, इनविजिबल जो नहीं दिखाई दे रही है। अगर इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो रेडिएशन एंड पार्टिकल। रेडिएशन जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वो अगर हमारी वॉइस आपके कानों में पहुंच रही है, आपकी वॉइस मेरे कानों में पहुंच रही है, सूर्य से जो गर्मी हमको मिल रही है, क्लियर, आपको कोई साउंड सुनाई दे रही है, हीट से जो हमें एनर्जी मिल रही है, ये सभी एग्जाम्पल रेडिएशन के हैं। इस रेडिएशन में एक चीज़ आपको समझने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, ये विदाउट मास लेस है, यानी कि इसमें मास नहीं है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ द पार्टिकल और मैटर। पार्टिकल और मैटर, इसमें क्या है कि वेव्स नहीं है, लेकिन इसमें मास है, इसका वॉल्यूम है, इसका मोमेंटम है। तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं। यानी कि ये दुनिया दो चीज़ों से मिलकर बनी है। फर्स्ट इज द रेडिएशन, प्लस पार्टिकल। तो रेडिएशन की अगर हम बात करें तो इसमें वेव होगा, और वेव जैसे कि सन से आने वाली जो लाइट है वो सनलाइट है, वॉइस का मूवमेंट है, यानी कि रेडियो वेव्स है। प्लस जो पार्टिकल है, इसके पास हमको मिलेगा मास, इसके पास होता है वॉल्यूम, इसके पास होता है मोमेंटम। इसके पास ना तो मास होता है, ना वॉल्यूम होता है, ना मोमेंटम होता है। इसके पास वेव्स होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल होती हैं, इनविजिबल होती है। रेडिएशन इसको बोला जाता है। पार्टिकल जिसको हम देख सकते हैं, यानी इसके पर मास होता है, जिसका वॉल्यूम होता है, जिसका मोमेंट क्या नहीं होता, वेव नहीं होता। लेकिन एक चीज़ वो जो दोनों में ही कॉमन होती है, जो दोनों के पास में अवेलेबल होती है, दैट इज़ द एनर्जी। हम एनर्जी के इस रूप को स्टडी करेंगे कि एनर्जी एक्चुअली क्या है और वो किस फॉर्म में हमको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम पार्टिकल पे जाते हैं और पार्टिकल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, कि पार्टिकल के नेचर को समझते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 प्रकार की ताकतें होती हैं जो पूरी दुनिया में अवेलेबल होती हैं, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल में पार्टिकल, इनविजिबल में रेडिएशन। और रेडिएशन है वेव का फॉर्म होता है, और जो पार्टिकल है जिसके अंदर मास, वॉल्यूम एंड मोमेंटम मिलता है। और इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है, दैट इज़ द एनर्जी। तो अब हम सीधा चलते हैं, सीधा मैटर और पार्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं कि मैटर क्या होता है और पार्टिकल क्या होता है। स्टूडेंट, पार्टिकल की एक विशेषता होती है कि ये पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई करता है। वो किस प्रकार का फोर्स होगा, कौन कौन से फोर्स अप्लाई करता है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फोर्स अप्लाई करता है, कोई भी पार्टिकल है एक दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा होता है या रिपेल कर रहा होता है, उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। तो आपने देखा होगा वो कौन सा फोर्स, अगर इसके बारे में हम बात करें तो आपने देखा है कि जो सन है, जो अर्थ है, वो सन के चारों ओर घूम रही है। इसका मतलब क्या है कि जो सन है वो अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है। सिमिलरली
आप देखें कोई भी अगर ये पेन है जिसको हम नीचे फेंकते हैं तो ये नीचे की ओर आ रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ है जो कि अपने आप अपने पास में सारी चीज़ों को खींच रहा है कोई भी, क्योंकि अर्थ का जो मास है स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही हैवी है, और जितनी भी लाइटर चीज़ें वो अपने पास को अपने एंड में उसको रिसीव कर रहा है, उसको खींच रहा है। तो जब कोई पार्टिकल किसी अनदर पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा होता है तो उसकी एक प्रॉपर्टीज़ होती है। कौन सी प्रॉपर्टीज़, कौन सी विशेषता होती है किसी भी पार्टिकल में जिसकी वजह से वो फोर्स लगा रहा होता है या पुल कर रहा होता है या पुश कर रहा होता है? दैट इज़ द मास। मास इज़ द कॉमन प्रॉपर्टीज़, यानी किसी भी पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जिस पर मास एक्सर्ट करता है, मास एग्जिस्ट करता है, उसको वो अपनी ओर खींच रहा होता है। ठीक है, तो यानी कि और जिस फोर्स से खींच रहा होता है उस फोर्स को हम जानते हैं, उस फोर्स का नाम होता है स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये किस पे काम करता है? जिस बॉडी पर मास होती है। 100% अगर मास पर बॉडी है और तो उस बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला जो फोर्स है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसके रियल लाइफ में कई सारे आपने एग्जांपल दे रखे हैं। आपने देखा होगा कि हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा हैवी है और इसके आसपास में अवेलेबल जो बॉडीज़ हैं, जो पार्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा लाइट है, तो सभी पार्टिकल्स को, सभी बॉडीज़ को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही होती है। इसके बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स आपने देख रखे हैं। इसके अलावा भी एक और ऐसा फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी किसी बॉडी और किसी पार्टिकल पे लग रहा होता है। उसको फील करके देखें स्टूडेंट्स। अभी आपने देखा कि मैंने कुछ लिखा या मान लीजिए अगर मेरे पास चौक होती तो मैं चौक से कुछ भी लिखता और उसके कुछ डस्ट के पार्टिकल इस बोर्ड पर रह जा रहे हैं, वो नीचे नहीं गिर रहे हैं। जबकि अभी आपने ग्रेविटेशनल फोर्स में देखा कि जो अर्थ है उसका जो मास बहुत ज़्यादा होता है और वो हर चीज़ को अपने हर पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये पार्टिकल नीचे नहीं गिर रहे हैं। ये पार्टिकल नीचे नहीं गिर रहे हैं। रीज़न क्या है? कुछ तो है जो इसको पकड़े हुए है। अगर इसी जगह हम चौक से लिख दें तो चौक से लिखी हुई चीज़ों को ये जो बोर्ड है वो नीचे गिरने नहीं देता है। आप देखें यहाँ पर जो सीमेंट है, यहाँ पर देखिए ये कुछ बालू के पार्टिकल हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन ये अर्थ को नहीं जा रहे हैं। तो कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा शक्तिशाली है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स को वायलेट कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स बताती है कि हम हर चीज़ को अट्रैक्ट करता है, अर्थ हर चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे देखें, इस सीमेंट के पार्टिकल को देखें, इस पे लिखे हुए पार्टिकल है, ये बोर्ड देखिए यहीं पे भी टंगा हुआ है, नीचे नहीं गिर रहा है। तो कोई एक ऐसी चीज़ है जो ग्रेविटेशनल फोर्स को फेल कर रही है। दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा शक्तिशाली है। वो क्या कर रही है? चीज़ों को आपस में जोड़ के रख रही है, चिपका के रख रही है। तो वो कैसे चिपका के रख रही है उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर होगी कि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही पावरफुल फोर्स नहीं है, एक अनदर फोर्स भी है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चीज़ों को रोक के रख रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के रूल्स को वायलेट कर रही है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये चीज़ों को क्यों गिरने नहीं दे रही है, क्या रीज़न है? तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि ये जो पेन है, मार्कर है, अगर इसको हम यहाँ पर चला रहे हैं तो चलाते समय क्या है, इसको हम यूँ मूव कर रहे हैं तो ये लाइन ड्रॉ हो रही है स्टूडेंट्स। अगर इसी को हम किसी प्लास्टिक के पेपर पे लिखें तो हो सकता है कि वहाँ पे वो ना लिखे। क्लियर? तो जो भी हम लिख रहे हैं या जो भी चीज़ यहाँ पर लिख रही है तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि इस पर रब किया जा रहा है। तो जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं स्टूडेंट्स, उस पर फ्रिक्शन जब उत्पन्न होता है तो वो क्या करता है? वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो इसके लिए मैं एक आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास में कुछ पीस ऑफ पेपर्स हैं जो मैं इस मोबाइल पे रख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, ये पीस ऑफ पेपर्स हैं। और मैं एक, मान लीजिए एक पेन है प्लास्टिक का और एक सिल्क पर इसको रब करता हूँ। तो रब करते हुए आपने देखा कि कुछ पार्टिकल ये देखें स्टूडेंट्स, कुछ पार्टिकल जो इस पेन ने अट्रैक्ट कर लिए। इसका मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स को वायलेट कर रहा है। ये नीचे की ओर नहीं जा रहा है, इसने इसको अपने ऊपर चिपका के रखा हुआ है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा शक्तिशाली फोर्स है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये कब उत्पन्न हुआ, इसका प्रोडक्शन कैसे हुआ, कैसे ये प्रोड्यूस हुआ? आपने देखा रब करके। जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं
तो एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है जो चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा होता है। यानी कि एक ऐसा फोर्स जिसने जो चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो अब स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझने से पहले एक बार फिर से हम चलते हैं अपने इसी पॉइंट पर, चार्ज पर, कि चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और चार्ज किस तरीके से कोरिलेटेड है। देखिए स्टूडेंट, जैसे ही हमने रब किया, रब करते ही उस पर एक प्रकार का एक फोर्स जनरेट हुआ और उस फोर्स ने क्या किया, इसको अपने साथ में चिपका के रख लिया। स्टूडेंट्स हम चार्ज की डेफिनेशन को लिखते हैं। तो चार्ज इज अ इनहेरेंट और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज होती है, ऑफ अ पार्टिकल, किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसी पार्टिकल की, दैट अप्लाइड अ फोर्स ऑन अ अदर पार्टिकल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने चार्ज की पूरी थ्योरी को समझा कि चार्ज क्या है। चार्ज है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, किसी भी पार्टिकल किसी भी बॉडी का जो इनहेरेंट बिहेवियर होता है, पैदा नहीं किया जाता है, वो खुद उसके अंदर अवेलेबल होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी पार्टिकल की जो किसी अनदर पार्टिकल पे कोई फोर्स अप्लाई कर रही होती है। वो फोर्स कैसा भी हो सकता है, उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है, आगे चल के हम देखेंगे रिपेल भी कर सकता है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ है, एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगाना, यही चार्ज है। ठीक है, इसके अलावा भी चार्ज से संबंधित कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द क्लिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग्स। तो देखिए स्टूडेंट, जब हमने चार्ज प्रोड्यूस किया, चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया, जब हमने रब किया, तो रब करते ही उसने क्या किया कि एक प्लास्टिक बॉडी ने कागज़ के कुछ पार्टिकल को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लिया, चिपका लिया। तो इस प्रोसेस को क्लिंग बोलते हैं। और डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में हमारे चारों ओर इस प्रकार के कंसेप्ट का हम यूज़ करते हैं, इस प्रकार के कंसेप्ट का डेमोस्ट्रेशन हम देखते हैं। आपने देखा कि ये जो बोर्ड है, ये अभी यहाँ पर एक कनेक्टेड बना हुआ है, ये जो इंक है इसका भी जो रोटेशन हो रहा है, इस तरीके से ये टाइट हो रहा है, ये भी एक प्रकार का क्लिंग का एग्जाम्पल है। नट बोल्ट होता है, क्लिंग का एग्जाम्पल है। हम जब चल रहे होते हैं तो वो भी एक प्रकार का क्लिंग का एग्जाम्पल है। जब कोई एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से चिपक जाता है, दैट इज़ द क्लिंग, ये क्लिंग कहलाता है। नेक्स्ट हमने देखा कि क्लिंग, इसके बाद रबिंग। चार्ज को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस हमने अपनाया, जिस तरीके से हमने चार्ज को पैदा किया, अपने आप कुछ नहीं हो रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि जो फोर्स अप्लाई हो, जब हम इस पर कुछ भी कर रहे थे तो ये अपने आप नहीं हो रहा था। जब इस पर हम रब कर रहे थे तो रब करने से एक फोर्स जनरेट हुआ और वो फोर्स ने क्या किया कि कुछ पार्टिकल को अपने अंदर यहाँ पर चिपका के रख लिया, उसको क्लिंग कर लिया। तो जब हम रब करते हैं, उसको यूँ करते हैं, इस तरीके से रब कर रहे हो, तो इस प्रकार का एक फोर्स जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। और इसी चीज़ को बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला जाता है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और कैसे प्रोड्यूस होता है? थ्रू द रबिंग, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का रीज़न क्या है? रबिंग है। रब क्या कर रहा है? चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। और चार्ज प्रोड्यूस होते ही हम, और चार्ज कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम इसको रब कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो नेचर है, ये जो फिनोमेना है, ये फ्रिक्शनल का होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज़ है। तो मैं इसकी डेफिनेशंस को तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक चार्ज के इफेक्ट को हम जो स्टडी कर रहे होते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट डील विद चार्ज एट रेस्ट। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख लिया और ये बताया कि वो इलेक्ट्रिसिटी की वो ब्रांच है जो चार्ज एट रेस्ट को डील कर रही होती है। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात नहीं की है, अभी तक केवल हमने चार्ज को समझा है कि ऐसा पार्टिकल का वो फिनोमेना है, वो प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसी को अट्रैक्ट कर रही है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब बादल गरजते हैं और आपस में जब वो टकराने की कोशिश करते हैं तो एक बिजली सी उत्पन्न होती है, चमकना, लाइटनिंग स्टार्ट होती है। तो जो लाइटनिंग होती है उस समय क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक
जनरेट होती है। तो उसी वर्ड से, उसी फिनोमेना से लिया गया है इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि किसी भी जब दो अलग अलग पार्टिकल जब आपस में टकराते हैं तो टकराने की वजह से जो लाइटनिंग उत्पन्न हो रही है, जो लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रही है, उस फिनोमेना को, उस घटना को इलेक्ट्रिक चार्ज बोला गया है स्टूडेंट्स। क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज से ही इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन उसको समझाने का तरीका क्या है कि इलेक्ट्रिक वर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि जब कोई दो चीज़ आपस में टकराएंगी तो बहुत ज़्यादा वो हीट उत्पन्न करेंगी और उनके बीच में एक प्रकाश उत्पन्न होगा, लाइटनिंग होगी, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक लाइटनिंग, और उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की इलेक्ट्रिक चार्ज तो हमने समझ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी समझ लिया, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी देख लिए। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, किस तरीके से इसको नाम दिया गया, कैसे ये चार्ज वर्क करते हैं, वो हम इसको देखते हैं। तो एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने ये समझाया कि अगर एक साइंटिस्ट हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने चार्ज के बारे में हमको उसका एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट दिया था और ये बताया था कि चार्ज किस तरीके से वर्क करता है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक ग्लास की एक रॉड लेते हैं, ये भी एक ग्लास की रॉड है, एंड दिस इज ग्लास, और ये प्लास्टिक की रॉड है। दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो जब इन दोनों को आपस में देखा गया, मिलाया गया, तो देखा कि ये दोनों जो, और इन दोनों को, रॉड को एक किसी धागे से लटका दिया गया इस तरीके से, और जब इनको थोड़ा सा पास लाया गया तो देखा कि ये दोनों ने इनको आपस में अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली अगर आपने देखा एक और एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए एक और ग्लास, एक प्लेट है और ये भी ग्लास की प्लेट है, ये भी ग्लास की है, एंड दिस इज ऑल्सो द ग्लास प्लेट। इसको हम जब रब करते हैं तो ये भी जो पेपर के जो पीस ऑफ पार्टिकल हैं इनको अट्रैक्ट कर लेता है, ये भी पीस ऑफ पार्टिकल है, इनको वो अट्रैक्ट कर लेता है, ये ग्लास का रॉड है, ये भी पीस ऑफ पार्टिकल अट्रैक्ट कर लेता है। एक और रॉड मैंने ले ली यहाँ पर, दिस इज द प्लास्टिक, प्लास्टिक, ये भी पेपर के पीस को अट्रैक्ट कर रहा था, ये भी पेपर के पीस को अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इसको एक थ्रेड से लटकाया तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो ये अनदर नेचर के थे, यानी ये ग्लास का था, ये प्लास्टिक का था, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो गए। दोनों के पास चार्ज है। चार्ज कैसे महसूस किया कि इसने पीस ऑफ जो पेपर थे उसको अट्रैक्ट किया, इसने भी पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया, और जब हमने इस धागे से इसको लटकाया और इनको पास लेकर आए तो देखा कि ये दोनों रॉड आपस में अट्रैक्शन, यानी कि इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन। सेम सिचुएशन को हमने यहाँ पे किया, इसको भी एक धागे से मैंने लटका दिया यूँ करके इस तरीके से, और यहाँ भी देखा कि मैंने कुछ पीस ऑफ पेपर्स हैं, ये भी पीस ऑफ पेपर्स अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये दोनों रॉड आपस में पास पास आए वैसे ही इन्होंने इनको रिपेल करना स्टार्ट किया। सेम इंसिडेंट इसके साथ भी हुआ। ये देखा कि ये भी प्लास्टिक की रॉड है, ये भी प्लास्टिक की रॉड है, इसके अंदर भी चार्ज है, चार्ज हो रहा है कि पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, इससे पता चला। और जब ये आपस में आए तो इन्होंने भी एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट किया, रिपेलिंग। तो यहाँ पर एक थ्योरी ये निकल के आई कि कुछ ऐसे चार्ज, यानी कि एक चार्ज के पास इतनी पावर नहीं है कि वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करे, इसके पास एक और चीज़ भी है, यानी कि एक चार्ज केवल एक प्रकार का बिहेवियर ही रख सकता है, और जबकि यहाँ पे दो बिहेवियर देखने को मिल रहे हैं, एक अट्रैक्शन का है, एक रिपेल्सन का है। तो एक चार्ज के पास तो ऐसी पावर नहीं हो सकती, इसका मतलब चार्ज के कोई और फॉर्म भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे दो चार्ज इंट्रोड्यूस किए गए। फर्स्ट इज ऐसा चार्ज जो अट्रैक्ट कर रहा है और ऐसा चार्ज जो रिपेल कर रहा है, यानी कि चार्ज के दो बिहेवियर यहाँ पे सामने आए हमारे सामने, दैट इज द रिपेल एंड सेकेंड इज द अट्रैक्शन। तो इस पर भी उन्होंने अपनी गणित लगाई कि भाई ऐसे कौन से चार्ज हैं जो रिपेल कर रहे हैं, ऐसे कौन से चार्ज हैं जो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो चार्ज
आप देखें जो चार्ज डिफरेंट नेचर के थे, डिफरेंट, वो तो क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, यानी कि डिसिमिलर इन नेचर। उन्होंने क्या किया कि इन दोनों पार्टिकल को आपस में अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, इसको अनलाइक चार्ज भी बोल सकते हैं आप। जो अनलाइक चार्ज थे, आपने बुक में भी पढ़ा होगा, अनलाइक चार्ज। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दो पार्टिकल को आपस में अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, और जो रिपेल थे वो क्या कर रहे थे, जो सेम चार्ज थे, यानी कि सिमिलर टाइप की जो चार्ज बॉडीज थी, सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज बॉडी और लाइक चार्ज, इन्होंने क्या कहानी बनाई कि ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि इन दोनों सिचुएशंस में आप देखें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये पाया कि भाई कि जो बॉडीज डिफरेंट नेचर की हैं वो तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन जो बॉडी सेम नेचर की हैं वो बॉडी आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो अब इनको जानने के लिए उन्होंने इनको कुछ नेम दिए, और वो नेम थे, फर्स्ट इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज अ नेगेटिव चार्ज। यानी कि इन चार्ज को नाम दे दिया उन्होंने। दो अलग अलग चार्ज इंट्रोड्यूस किए। उन्होंने देखा कि भाई एक चार्ज के पास ऐसी पावर नहीं है कि वो इस प्रकार के दो बिहेवियर को मैनेज कर सके। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज के दो रूप निश्चित होंगे। तो पहला जो रूप था, उन्होंने कहा कि पहले रूप का नाम प्लस है, और दूसरा जो रूप था उसका नाम उन्होंने नेगेटिव दिया। अब इसका रीज़न क्या था, भाई पॉजिटिव और नेगेटिव क्या दिया, उन्होंने ऐसे ही नहीं इसको नाम रख दिया, उस पर पूरा एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो इसको अगर मैथमेटिक्स में आप देखें तो आप जानते हैं कि अगर +3 और -3 की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 0 होती है। तो अब आप देखें यहाँ पर इस सिचुएशन को देखें, जब ये ग्लास रॉड पूरी तरीके से चार्ज थे, इनको जब हम आपस में लेकर आए तो आपस में लेके आने के बाद में क्या हुआ कि इन्होंने आपस में अट्रैक्ट किया, और जैसे ही हम इनको अलग करते ही ये बॉडी अपने आप डिस्चार्ज हो गई। अभी तो ये चार्ज थी, चार्ज होने के बाद अट्रैक्ट हुआ, और अट्रैक्ट होने के बाद जैसे ही इनको अलग किया वैसे ही ये बॉडी डिस्चार्ज हो गई। फिर उन्होंने पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना बंद हो गया। इसका मतलब ये न्यूट्रलाइज हो गया। और ये न्यूट्रलाइज कब हुआ, अट्रैक्शन कब हुआ, जब ये दोनों डिफरेंट चार्ज की बॉडीज को आपस में अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये समझ में आया कि एक बॉडी का नेचर तो यहाँ पॉजिटिव होगा, दूसरी बॉडी का नेचर यहाँ नेगेटिव होगा, और जब ऐसी बॉडी आपस में आएंगी तो ये अट्रैक्ट करेंगी, और जब ये सेम सिचुएशन में आएंगी तो ये डेफिनेटली ये रिपेल कर रही होंगी। और अगर इनका नाम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रखा जाता है तो वो कुछ इस तरीके की सिचुएशन करेंगे कि अगर जैसे ही ये डिस्चार्ज होंगी वैसे ही अपने ये करंट को, अपने चार्ज को ये न्यूट्रल प्रोड्यूस करेंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का ओवरऑल चार्ज से रिलेटेड थ्योरी। कल हम चार्ज से रिलेटेड डिफरेंट फिनोमेनास एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा है लेक्चर तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमको मोर एंड मोर मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।